नहीं हाँ उसमें ना मैं आपको कल पता करते हैं आप लोग कोई कैटेगरी नहीं होना वो कोई कर नहीं चलो जैसे क्योंकि जो अभी पहले ना फैक्टर लिखते हैं आपको बहुत और कैटेगरी में तो मैं कंप्यूटर साइंस के टीचर से पता करके मैं सस्ती ग्रीन कैटेगरी और जो आसानी से उसके सब्सक्रिप्शन मिल जाए सब्सक्रिप्शन पर सस्ती तो आपने पता है ये किस वजह से आपने पढ़ता हूं फनल कर दे तो मेंशन करना चलो हां मेरे नेम में पता करके ये चीपेस्ट कैटेगरी है आगे वहां पे लाइब्रेरियन होगा उसे भी पता होगा लाइब्रेरी तो जनरल होता है लेकिन कंप्यूटर साइंस में पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस एक्चुअली हमारे दो लाइब्रेरियंस हैं एक होती मेन एक होती डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी तो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी स्पेसिफिक टू कंप्यूटर साइंस होगी मेन में तो पूरी यूनिवर्सिटी को करना होता है ना उसमें वो ज्यादा एग्रीकल्चर के जनरल में जो डिपार्टमेंटल होती है ना वो फिर स्पेसिफिक वो कंप्यूटर साइंस है ना उनसे जी अस्सलाम वालेकुम मेरी आवाज आ रही है काशिफ उमर फारूक चलें ठीक है दैट्स फाइन अच्छा जी आज क्या हमने पढ़ना है लेकिन उससे पहले जो लास्ट पे हमने मेजर ऑफ वेरिएशन तक हमने जो कंप्लीट किया था अपना पोर्शन इसमें जो आज का टॉपिक है लेक्चर्स है इसके भी अगर 2 लेक्चर्स ऑलमोस्ट या 3 लेक्चर्स आप समझ लें इस टॉपिक पर होंगे इंडेक्स नंबर जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो जो आई कैप ने अपने कोर्स में बेसिक स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक लिखा है वो एक मेन टॉपिक लिखा फिर उसके सब टॉपिक हैं तो हमारा बेसिक स्टैटिस्टिक्स का समझ लें एक चैप्टर कंप्लीट होगा और इसमें से 20% के क्वेश्चन जो आई कैप ने अपनी बुक में रिकमेंड किए हुए हैं वो आएंगे यानी कि 3 लेक्चर के बाद तक का जो कोर्स होगा वहां तक स्टैटिस्टिक्स 50% आधा मैथ आधा स्टैट्स और 50 में से 20% जो कि मैं समझता हूं बहुत बल्क है क्योंकि अभी काफी कोर्स स्टैटिस्टिक्स का पड़ा हुआ है तो 20% जो है वो इसी एक पोर्शन से आएंगे ठीक है ना अच्छा और इसके साथ भी अब आपने यही करना है क्योंकि ये टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है इसके अब जैसे ही आप देखेंगे अगले टॉपिक से पहले इसके पीछे एक एक्सरसाइज लगी हुई है आपने वो एक्सरसाइज करनी है मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज आपने मुझे थर्सडे को आपने मेरे साथ डिस्कस करनी क्योंकि 2 कोर्सेज आपके चल रहे हैं ना और ये जो एक्सरसाइज है चलें थोड़ा सा काम ज्यादा है ये आप सैटरडे और संडे और इवन फ्राइडे की भी आप वो छुट्टी होती है तो आप ये मंडे वाले दिन मुझसे डिस्कस करेंगे और फिर आपका टर्न बाय टर्न 1 एंड आफ्टर जो है वो आपका इसमें से टेस्ट भी किया जाएगा ठीक है ना तो ये दोनों आपने तैयार करनी है और अगेन वही आपके लिए भी सजेशन है कि आप रेगुलर स्टडी करें साथ साथ पढ़ेंगे तो ये मसला नहीं है साथ नहीं पढ़ेंगे तो ये वाकई बड़ा टफ होता जाएगा आपके लिए और आपको शायद ये करना जो है वो पॉसिबल ही नहीं रहेगा ठीक है अच्छा अब इससे पहले कि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें अभी तक जो हमने कल का जो लेक्चर पढ़ा था जिसमें एक एम्पिरिकल रूल पढ़ा था और एक शेबेशेव रूल पढ़ा था कि शेबेशेव रूल में ये था कि आपको आइडिया नहीं है कि डेटे की शेप क्या है तो हम मीन से सराउंडिंग में 1s 2s 3s 4s इंटरवल बना के ये बता सकते हैं कि कितने कितने परसेंट वैल्यूज जो हैं वो इस इंटरवल में लाई करेंगी और अगर उसकी शेप नॉर्मल है सिमेट्रिक है बेल शेप है तो फिर 1s 2s 3s इंटरवल में कितनी कितनी वैल्यूज आएंगी कभी एग्जामिनर इंटरवल दे के आपको परसेंटेज ऑफ वैल्यूज पूछता है और कभी परसेंटेज ऑफ वैल्यूज दे के आपसे ये पूछेगा कि ये किस इंटरवल में लाई करेंगे ठीक है जी कोई क्वेश्चन अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी क्या क्वेश्चन है आपका अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम सर क्वेश्चन मेरा ये था कि शेबेशेव रूल में अगर देखा जाए तो पहले इंटरवल की अगर बात करें तो उसमें वैल्यूज आती हैं 0%
और अगर उसी तरह इंपेरिकल रूल की बात करें, क्योंकि वो थ्योरम है, और इधर रूल की बात करें, इसमें पहले इंटरवल उसकी 68% वैल्यू है, उधर वो 0 कह रहा है और इधर 68% वैल्यू कह रहा है, तो फिर इसलिए कि वहां पर जब शेप अब सिमेट्रिक है, तो देखिए जरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो ज्यादातर वैल्यूज कंसंट्रेट सेंटर में नहीं कर रहे, ज्यादा वैल्यूज ज्यादा एरिया कह ले वो सेंटर में नहीं आ रहा, मीन से सराउंडिंग्स पे ज्यादा एरिया आ रहा है, मीन से सराउंडिंग। ये देखें अगर मैं मीन स्केच कर रहा हूं, ये डेटे का मीन है, तो लॉट ऑफ वैल्यूज आते हैं। ये मैंने फ्रीक्वेंसी कर्व बनाई हुई है, याद है फ्रीक्वेंसी कर्व, यहां पर है वैल्यूज फ्रीक्वेंसीज, तो ज्यादातर वैल्यूज फिर यहां पर ही है, ये वाला, ये बहुत ज्यादा वैल्यू 68%, ठीक है ना। अब वहां पर चूंकि शेप सिमेट्रिक नहीं होती, लाइक ऐसे करके होती है, मीन यहां पर अगर हो तो कहता हो सकता है ना, उसने एटलीस्ट का वर्ड बोला, ये नहीं कहा श्योरली कुछ भी नहीं होगा, उसने कहा हो सकता है कुछ ना हो इस इंटरवल में, लेकिन सिमेट्रिक में वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस इंटरवल में कोई वैल्यू, कहता है 68% जरूर आएंगी। अब इसके ऊपर हमें एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं है कि क्यों, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ नहीं करके बताया, ये आपके मैंने प्रूफ नहीं किया हुआ कि ये क्यों ऐसा है, इसको नहीं मैंने आपसे डिस्कस किया। तो दैट्स व्हाई शेबिशेव कहता है कि 1s इंटरवल में मे भी कोई वैल्यूज ना हो, लेकिन अगर वो एम्पिरिकल रूल के तहत शेप अगर नॉर्मल है तो 68% वैल्यू इस इंटरवल में जो है वो जरूर लाई करेगी। जी अगर और की आप, ठीक है सर, जी क्लियर हो गया आपको अब ये पॉइंट? जी सर हो गया। चले अच्छा जी, अब दूसरा स्टूडेंट है, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा बकार। जी सर, जी जैन, जैन आपका प्रॉब्लम? जैन आप अपना माइक ऑन कर सकते हो? सर वो एक दफा इंटरवल का बता दें कि इंटरवल कितना कितना, अगर 60 मीन है तो उसका कितना इंटरवल रखेंगे एक दफा? इंटरवल मीन से बनाने हैं, मीन से इंटरवल में एक लोअर लिमिट भी होगी एक अपर भी होगी। फर्ज करें ये मीन है, इंटरवल में एक अपर लिमिट होगी एक लोअर लिमिट होगी। पहला इंटरवल मीन से कितना ऊपर जाना है, 1s, जितना भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन हो, और उतना ही मीन से नीचे आ जाना है, और इसको हम कहेंगे ये पहला इंटरवल बन गया जो कि 1s है। एग्जांपल दी थी, फर्ज करें ये 100 है मीन, s जो है वो 5 के बराबर है, तो फिर 1s 105 हो गया, 1s नीचे आ जाना 95 हो गया, तो पहला इंटरवल बन गया 95 to 105। अब चूंकि ये फर्स्ट इंटरवल है और रूल कहता है 68% वैल्यू जो है 95 से 105 में आएंगी उस डेटा की जिसका मीन 100 है और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। एक और इंटरवल वाइडर, बड़ा इंटरवल, कहता और जरा दूर चल जाए, और दूर चले गए, इधर से और दूर आ जाए, कितना कितना, कहता जी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर चले, आप एक 5 की है 2 10 की है तो 110 पे चले गए, बड़ा हो गया ना इंटरवल, और इधर से भी एक्सपैंड हो गया 90 हो गया, तो बड़ा इंटरवल बन गया 95 से 105, और अब ये दूसरा कहता है 90 से 110, 95% आएंगे। नहीं तो सारी ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट करनी है या वो बताएगा हमें? अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, आता ना फार्मूला मिस्टर डिवीजन का। और अगर उसने शॉर्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें वो उसने मीन और वेरिएंस खुद ही बता दिया है तो फिर तो हमें सिर्फ इंटरवल बनाने वाले रह गए। और अगर उसने 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है तो हो सकता है हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन खुद डेटा से कैलकुलेट करनी पड़े। वैसे कम चांस होता है क्योंकि वो ज्यादातर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन खुद ही प्रोवाइड करता है और कहता है मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को याद है कि 1s में कितना डेटा आएगा, 2s इंटरवल में कितना आएगा और 3s में कितना आएगा। और ये आपको कह भी सकता है कि जिस डेटा से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन खुद ही कैलकुलेट कर लें तो किया भी जा सकता है। हमारे पास तो कैलकुलेटर की ऑप्शन भी है, हम डायरेक्टली मीन और वेरिएंस जो है वो कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से फिर उसने हमें 3s इंटरवल कह दिया और वो उससे भी वाइडर हो गया। लेकिन जब जितना ज्यादा वाइड होता जाएगा तो ज्यादा ही वैल्यूज आती जाएंगी ना। तो 99.73 ये उसने प्रूफ किए हुए थे ना, रिजल्ट्स में ये चीजें प्रूव्ड हैं।
68 क्यों है, इसका तो नहीं मैं आंसर कर रहा जी, ये 62 क्यों नहीं है, या ये 73 क्यों नहीं है, ये 68 क्यों है, तो बकायदा उसमें उसके रीडिंग के रिजल्ट्स प्रूफ हैं। नॉर्मल टेम्परेचर इंसान का 98.76 होता है, ये क्यों है? आप कहिए हमें क्या पता, बस बताया हुआ है, बहुत सारे लोगों का चेक किया तो पता चला यही है, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर भी उन बच्चों के लिए जिनके कोर्स में प्रूफ नहीं है, उनको रिजल्ट्स को एज इट इज याद करना। लाइक मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं, मेडिकल पैरामीटर, डॉक्टर आपको एक टेस्ट लिख के देता है, उसकी नॉर्मल रेंजेस मेडिकल बुक में मेंशन है। अब डॉक्टर नहीं सोचता कि अच्छा ये 15 क्यों रखी हुई है, ये इसकी 3 क्यों है, उसका काम तो सिर्फ ये है कि ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल नहीं है, दैट्स ऑल, उनका यही कंसर्न है। तो इस तरह से ये जो मीन और वेरिएंस है, इसी से इंटरवल बनने हैं स्टैंडर्ड डिवीएशन से। अब वो आपको प्रोवाइड किया हो या आपको डेटा से कैलकुलेट करना पड़े, आप कर सकते जी। कोई और क्वेश्चन आपका? ओके जी, आपका क्वेश्चन? हुज़ैफा, आपका क्वेश्चन? आपका माइक नहीं मेरे ख्याल कनेक्ट, माइक देखें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है आप? अस्सलाम वालेकुम सर, ये स्टैंडर्ड वेरिएबल के बारे में पूछना था। क्या पूछना था? क्या मतलब, क्या आप उसके मतलब पूछना चाहते हैं? स्टैंडर्ड सर ये इसमें जी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जी कैसे कैलकुलेट किया है यहाँ पे? जी कैसे कैलकुलेट किया है? जी कैलकुलेट करने के लिए आप ये समझ लें, कोई भी आपके पास वेरिएबल एक्स है और आप उसे स्टैंडर्ड वेरिएबल यानी कि जी में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? कुछ उसकी इंफॉर्मेशन की मदद से करना है, उसकी शक्ल बदलनी है, उसको एक नए फॉर्म में लिख देना है, उसको एक स्टैंडर्ड बनाना है, तो कैसे बदलनी है? जो भी वेरिएबल आपका हो एक्स, उसमें से आप हर वैल्यू में से मीन माइनस कर दें, हर वैल्यू में से मीन माइनस कर दें और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें। वैल्यूज जो है वो बदल जाएंगी, वैल्यूज बदल जाएंगी। पहले वो ओरिजिनल एक्स वैल्यूज थी, अब वो जी वैल्यूज बनती जाएंगी। अब जो जी वैल्यूज बनेगी उसका अगर आप मीन फाइंड करोगे तो 0, वेरिएंस फाइंड करोगे तो 1। आप कहेंगे ले जी हमने एक्स वेरिएबल को बदल के स्टैंडर्ड वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो किसी भी वेरिएबल को स्टैंडर्ड वेरिएबल में बदलने के लिए उस वेरिएबल की 2 इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन। देखें शैब रूल में भी मीन लगा, इंपीरिकल रूल में भी लगा मीन स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाने में भी। तो आपके कहले हंडिया बनाने के लिए अदरक और प्याज हर हंडिया में डल जाता है, ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हर स्टैट्स के फार्मूले में यूज होना, इसीलिए उन्होंने कैलकुलेटर पर भी दिया हुआ है जी। अब आपको क्लियर है कि स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाते कैसे हैं? यस सर जी। किसी और का क्वेश्चन? आप एनीवन एल्स? वकार का हैंड रेज है। वकार अगर तो आपने क्वेश्चन करना है तो हैंड रेज रखें, वरना हैंड डाउन कर ले। मोहम्मद वकार, जी आपका क्वेश्चन वकार? अब नो वन, चले, मेरा ख्याल उसका पहले से हैंड रेज था जी। अब हमने जो आज का टॉपिक स्टार्ट करना है तो बड़ा सिंपल, और इसमें कैलकुलेशन भी बड़ी सिंपल सी है, प्लस माइनस, बस इसके अलावा देखेंगे कुछ है ही नहीं। इसमें तो फिर थोड़ा सा सोचना होता है ना, उसमें तो स्वाय आप देखेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, जमा कर लें, लेकिन इंफॉर्मेटिव बहुत है। अब इंफॉर्मेटिव कैसे है? अक्सर हम बात करते हैं यार महंगाई बड़ी हो गई है, पेट्रोल इतने का हो गया है, पेट्रोल बड़ा ही महंगा हो गया है। तो मेरा तो ख्याल है कि कल पेट्रोल की कीमत और आज की पेट्रोल की कीमत एक ही है, तो महंगा काम हुआ है? ठीक है, महंगा तो नहीं है। हाँ कल वो क्या मैं शॉप से आटा लेकर आया हूँ, आज लेकर आया हूँ, उतने का ही तकरीबन, तो 1-8 रुपए का फर्क पड़ा होगा, महंगा तो नहीं है। तो फिर क्यों कह रहे हैं आप शोर मचा हुआ है, वो भी महंगा, वो भी महंगा, वो भी महंगा? तो 1-2 रुपए की आप कहें कि सर 1 साल पहले देखें, हाँ ये बात ठीक है, हाँ वाकई 1 साल पहले की बात करें तो फिर ठीक है, पेट्रोल 2-4 रुपए बढ़ता हो, हर दफा बढ़ता है। आप कहें 3 महीने पहले देखें 70 का आ गया था, आज देखें 100 का चल गया, यस ये डिफरेंस जरूर है। तो अब हमने नेक्स्ट जो टॉपिक करना है
जो मुख्तलिफ कमोडिटीज हैं, चीजें, अशिया, कमोडिटीज, उनकी प्राइसेस बदलती जा रही हैं डेली बेसिस पे, कुछ ज्यादा हो जाती हैं, कुछ कम भी हो जाती होंगी, या क्वांटिटी कंजम्पशन में बड़ा फर्क आ रहा है, क्वांटिटी प्रोड्यूस में फर्क आ रहा है। गंदुम में भी किसान ज्यादा सो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मे भी कम कर रहे हो आज से 3-4 साल पहले की निस्बत। कीमतें आज से 2 साल पहले की निस्बत कम भी हो रही हैं, ज्यादा भी हो रही हैं। हमने उनको कैसे मेजर करना, ये क्वेश्चन है। क्या कि जो प्राइसेस में चेंज आ रही है रेफरेंस टू द अदर ईयर, वो कितनी आ रही है। लाइक वैसे इस गवर्नमेंट ने फर्ज करें आज से 2 साल पहले अपना टेन्योर शुरू किया है 2018 में, फिर 19 है, फिर 20 है, 21, लाइक वो कह रहे हैं जी कि हम 23 तक शायद जाएंगे, तो जो भी एंड ऑफ द गवर्नमेंट पीरियड है। वो जब भी कंपैरिजन करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट में क्या हुआ है, तो वो जाहिर है वो करते भी ऐसे ही हैं। देखें जी, हमें तो नवाज गवर्नमेंट ने ये किया, नवाज गवर्नमेंट ने ये किया, नवाज गवर्नमेंट ने ये किया, इस तरह की बातें हो रही हैं। वो क्या करेंगे, अब जब वो किसी चीज का कंपैरिजन करेंगे, वो कहेंगे 90 रुपए, फर्ज करें एक आइटम है 90 रुपए का हो गया। अगर वो आइटम जब आज से 2 साल पहले वो आए थे वो 80 रुपए का होगा, तो वो कहेंगे ठीक है जी, थोड़ा सा बड़ा है। तो फिर रेफरेंस तो इसके साथ बना ना। हो सकता है ये आइटम यहां पर 89 का हो चुका हो, और कहें जी देखें जी पिछले साल 89 का था, अब 90 तो हुआ, 1 रुपया, तो 1 रुपया क्या बात है, तो हम फौरन नहीं कहेंगे इसके साथ देखें। कहने का मकसद है कि जब भी इस चैप्टर में हमने प्राइस इंक्रीज की बात करनी है, बढ़ गई है कीमत, विद रेफरेंस टू व्हाट बढ़ी है, ये भी लिखना है। जिस साल के साथ हमने कंपैरिजन करना है उसको हम कहेंगे रेफरेंस ईयर है हमारा, रेफरेंस ईयर, या इसे हम, और ये ज्यादा हम वर्ड बोलेंगे, बेस ईयर, जिसके साथ हमने कंपैरिजन करना होगा। देयर मस्ट बी सम रेफरेंस वैल्यू, देयर मस्ट बी सम रेफरेंस ईयर, जिसके साल कंपैरिजन करना। मैं कहूंगा 2020 में पेट्रोल का कंपैरिजन करना, तो पूछेंगे नहीं किस साल की कीमत के साथ, 18 के साथ, 19 के साथ, 21 के साथ, तो रेफरेंस ईयर आपको बोलना ही पड़ेगा। ओके, तो 18 जो है 2018 इस डेटे में रेफरेंस ईयर है, या उसे हम बेस ईयर कहेंगे। हमने नहीं रखना, हमने नहीं, खुद नहीं डिसाइड करना, एग्जामिनर हमें बताएगा कि कंपेयर दिस विद रेफरेंस टू दिस, कंपेयर दिस विद रेफरेंस टू दिस। और ये जो आपके पास होंगे जिनका कंपैरिजन करना है विद रेफरेंस टू 2018, इसे हम करंट ईयर का नाम देते हैं, करंट ईयर्स। तो वन इज द बेस ईयर एंड रेस्ट करंट ईयर्स। जिसका कंपैरिजन करना है वो करंट, जिसके साथ करना है वो बेस। बेस ईयर हमने नहीं सिलेक्ट करना, बेस ईयर एग्जामिनर हमें बताएगा कि इसके साथ कंपैरिजन करें और बताएं कि प्राइसेस में अब कितना कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया। बस यही हमारा कंसर्न होगा। अब हम अपने देखते हैं कि आर्टिकल क्या है हमारा, जिसको हमने आज पढ़ना है, डिस्कस करना है। दैट इज इंडेक्स नंबर। मीन से नहीं पता चलेगा कि कीमतें बढ़ी हैं कि कम हुई हैं, नो, मीन से नहीं। एन इंडेक्स नंबर मेजर्स हाउ मच अ वेरिएबल चेंजेस ओवर टाइम, कितना टाइम के प्रोस्पेक्टिव से वो इंक्रीज या डिक्रीज किया है। इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस occurring in a variable from time to time। टाइम के लिहाज से 2 साल पहले क्या था, अब क्या है, 3 साल बाद क्या है, तो टाइम के लिहाज से उसकी प्राइस में कितनी चेंज आई है। द वेरिएबल में भी प्राइस, कहता है वो वेरिएबल जो लफ्ज आप बोल रहे हैं वो किस चीज का कंपैरिजन हो सकता है, किसी कमोडिटी का प्राइस कंपैरिजन करना कंसर्न हो कि प्राइसेस का मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूं, बढ़ी है कि कम हुई है, प्राइस कंपैरिजन। क्वांटिटी सोल्ड, हाँ, कभी ये भी कंपैरिजन करूंगा कि जी आज से 2 साल पहले इतनी गाड़ियां सेल हुई थी, आज इतनी गाड़ियां, कितनी प्रोडक्शन गाड़ियों की या यूजेस बढ़ी है, सीएनजी की कितनी यूजेस बढ़ी है, गर्मियों में बिजली का
बिजली की कंजम्पशन बढ़ती है सर्दियों की निस्बत, तो वो भी बताया जाएगा, कितने परसेंट क्वांटिटी प्रोड्यूस या क्वांटिटी कंज्यूम्ड, दो ही बातें बड़ी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वेजेस, वर्कर बढ़े हैं कम हुए हैं, गरीबों की तादाद बढ़ी है कम हुई है, सेल्स, प्रोडक्शन, कॉलेज फीस बढ़ी है कम हुई है ऑफ अ स्टूडेंट, कॉलेज में एनरोलमेंट बढ़ी है कम हुई है। तो सारे के सारे हमारे लिए ये वेरिएबल्स हैं। टाइम टू टाइम इनमें जो चेंज आ रही है वो हमने अब बतानी है कि क्या वो टाइम के अकॉर्डिंगली विद रेफरेंस टू टाइम इनमें इंक्रीज आ रही है या इनमें डिक्रीज आ रही है। वो किसी कमोडिटी की प्राइस हो सकती है, वो किसी कमोडिटी सोल्ड हो सकती है, वो वर्कर्स की तादाद हो सकती है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं। जैसे आजकल पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बड़ी इंबैलेंस हुई है ड्यू टू कोरोना वायरस। कॉलेज फीस स्टूडेंट की अगर मैं कहूं कि जी 4 साल पहले तो कॉलेज की ये फीस थी, आज इतनी बढ़ गई है, तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन हम इंडेक्स नंबर्स के थ्रू जो है वो परफॉर्म करेंगे। इंडेक्स नंबर जो इस समझ लें टिपिकली इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे वो या तो प्राइस कंपैरिजन होगा या क्वांटिटी कंपैरिजन होगा कि क्वांटिटी कंजम्पशन जो है या प्रोडक्शन बढ़ी है या कम हुई है, और तीसरी चीज जो होगी वो वैल्यू होगा। प्राइस को हम जहां पर भी मैं लिखा करूंगा पूरा वर्ड नहीं लिखाऊंगा, मैं पी लिख दिया करूंगा बस, क्वांटिटी को क्यू लिख दिया करूंगा, और जो वैल्यू होगी वो पी को क्यू से मल्टीप्लाई करके हम कह देंगे ये उस कमोडिटी की वैल्यू है। ठीक है ना, मतलब एक तो होगा ना ये इसकी प्राइस है, दूसरा होगा ये क्वांटिटी इतनी मिकदार में लोग यूज कर रहे हैं, गाड़ी है ये कीमत है, इस साल 1500 गाड़ियां बिकी हैं, उसकी टोटल मॉनेटरी वैल्यूज जो है वो होगी। अब आप इसके अलग-अलग फार्मूले याद नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको पी के फार्मूले प्राइस का डिस्कशन करूंगा जस्ट ओनली। आपने भी ऐसा ही करना है, आपने अगर वी का आ गया जहां जहां आपको पी नजर आएगा वहां क्यू कर दीजिएगा। तो क्वांटिटी के फार्मूले याद नहीं रखने पड़ेंगे आपको, बस पी के याद कर दें कि प्राइस कंपैरिजन कैसे करना होगा। प्राइस की जगह 1500 की बजाय 1500 या 1600 या 1800 क्वांटिटी आ गई तो क्यू रख दीजिएगा, और इसी तरह से वी रख दीजिएगा। तो फिर एक ही चीज पढ़ने वाली रह गई, प्राइस कंपैरिजन कर दीजिएगा, इसके फार्मूले याद कर लें, और इसी से ही सारा का सारा नेक्स्ट जो है वो हमारा काम प्रोसीड होगा। इंडेक्स नंबर को हम पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। इंडेक्स नंबर में भी कंपोजिट और इंडेक्स नंबर में भी सिंपल। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, आ जाता है अक्सर। सिंपल से क्या मुराद है? अगर तो हमारे पास जिनका कंपैरिजन करना हो वो सेवरल क्वांटिटीज हो, मतलब मैंने पेट्रोल, घी, शुगर, मिल्क, व्हीट, इनका कंपैरिजन करना है कि इनकी कीमतें बढ़ी हैं कि नहीं। तो 5 आइटम है मेरे पास, मल्टीपल आइटम्स है ना, मल्टीपल आइटम्स है, सेवरल हैं, इनका मैंने कंपेयर। अब हो सकता है किसी की प्राइस बड़ी हो, किसी की कम हो, किसी की 2 रुपए बड़ी हो, किसी की 5 रुपए बड़ी हो, तो ये मैं टेक्निक यूज करूंगा। लेकिन मेरे पास अगर मल्टीपल आइटम्स हो और मैंने एज अ होल उन मल्टीपल आइटम्स का कंपैरिजन करना हो, 5 है या 6 हैं, तो मैं कहूंगा कि हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर यूज करेंगे। सिंपल, डिस्क्राइब द रिलेटिव चेंजेस इन अ सिंगल वेरिएबल। मेरे पास सिर्फ पेट्रोल की प्राइस है, दूसरा कोई आइटम ही नहीं है, कैसे करूं जी? या जो इंडेक्स नंबर यूज जहां पर किया जाएगा उसे हम कहेंगे ये सिंपल इंडेक्स नंबर है, सिंपल। तो इंडेक्स नंबर में बी कंपोजिट व्हेन वी हैव टू कंपेयर मल्टीपल आइटम्स, मे बी सिंपल व्हेन देयर इज ओनली वन आइटम। अब ये जो मल्टीपल आइटम्स हैं, जैसे मैंने कहा था ना 5 आइटम है, पेट्रोल है, घी है, शुगर है, व्हीट है, अब इनको कंपैरिजन में हो सकता है हम इन 5 आइटम्स का जब मैं एनालिसिस करूं, मैं किसी को वेटेज ना दूं, इंपॉर्टेंस ना दूं, वो हमें कहेगा। तो फिर मैं कहूंगा कि चूंकि भी 5 आइटम्स हैं और 5 आइटम्स में से किसी एक आइटम को कोई इंपॉर्टेंस या वेटेज नहीं है, हम कहेंगे अनवेटेड कंपोजिट इंडेक्स नंबर यूज कर लेंगे। और अगर उनमें से कुछ आइटम्स की वेटेज कम ज्यादा हो, लाइक अगर उसमें पेट्रोल है वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुगर या जो क्या वो चाय है, वो चाय तो शायद उसके बगैर गुजारा हो जाए, लेकिन पेट्रोल के बगैर ज़ाहिर आपका काम नहीं चलता। तो आप कहेंगे पेट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर जरा ये कर लें, तो इसे कहेंगे ओके। फिर हमें चूंकि आइटम ज्यादा हैं और मुझे किसी आइटम की ज्यादा इंपॉर्टेंस असाइन करनी है, किसी को कम, तो हम कहेंगे हम वेटेड
कंपोजिट इंडेक्स नंबर यूज करेंगे। सिंपल में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि सिंपल में तो होता ही एक क्वांटिटी है, उसको क्या वेटेज देना। ये तो उस वक्त की बात होगी जब 3 4 5 होगी, तो उसमें से हमें अगर वेटेज असाइन की जाए तो वेटेड इंडेक्स, अगर वेटेड नहीं है, वेटेज नहीं असाइन की जा रही या एग्जामिनर हमें नहीं कह रहा, तो हम कहेंगे फिर अनवेटेड से ही इसको सॉल्व करेंगे। अनवेटेड में भी एक्चुअली 2 मेथड है। अनवेटेड में भी सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। अब यहां पर जो वर्ड सिंपल है ना, आप कहेंगे आपने तो कहा था कि सिंपल का मतलब सिंगल होता है, और यहां पर आप कंपोजिट की बात में फिर सिंपल वर्ड लिख रहे हैं। अब एक्चुअली यहां सिंपल और वर्ड इधर क्या है, वेटेड। बस इसका मतलब है, सिंपल का मतलब है कि आपने वेटेज नहीं करनी, बस सिंपली उनको यूज करना है। और इसका मतलब है, बस यही फर्क है, इसका मतलब है वेटेड दे के यूज करना है, इसलिए उन्होंने सिंपल और वेटेड का वर्ड। आप ऐसा कह लें, एक आपको मैंने मीन पढ़ाया, एक आपको मैंने वेटेड मीन पढ़ाया, इसमें आप किसी को वेटेज नहीं देते, इसे कहते हैं ये सिंपल मीन है, ऐसे कह लें, जिसमें किसी को वेटेज नहीं देनी। और इसको क्या कहेंगे, वेटेड मीन। पढ़ा था ना हमने कि इसकी वेटेज ज्यादा कर दें, इसकी वेटेज कम कर दें, बस यही फर्क है। इधर भी समझें कि यहां पर आइटम ज्यादा है, 5 हैं 6 हैं, किसी को वेटेज देनी नहीं देनी, तो ये सिंपल। यहां वेटेज देनी है, यस, कुछ आइटम को वेटेज देनी है, कुछ को नहीं, वेटेड। एग्रीगेट इंडेक्स में नजर आ रहा है कि आप, एग्रीगेट का मतलब तो इकट्ठा कर लेना, ठीक। हो सकता है आपको इस मेथड में यह कहूं कि आप 5 कीमतें इकट्ठी कर दें, पेट्रोल 110 रुपए प्लस चीनी 70 रुपए प्लस दिस वन 10 रुपए, सारे इकट्ठे करके 515 बना लें, तो इसको कहेंगे एग्रीगेट कर दिया मैंने। लेकिन किसी आइटम को वेटेज नहीं दी, तो सिंपल एग्रीगेट। उसमें भी यही काम करना है, एग्रीगेट तो उसमें भी करना है, लेकिन क्या करना है, इसमें वेटेज भी दी है कि जी पेट्रोल 110, लेकिन इसकी वेटेज जरा 20% रखें। घी 40-50 रुपए, लेकिन इसकी वेटेज ये रखें। तो फिर हम उसको, यानी कि इस फार्मूले में एग्रीगेट करना पड़ेगा आपको, प्राइसेस इकट्ठी कर देनी सारी, लेकिन अगर आप वेटेज नहीं देंगे तो सिंपल एग्रीगेट लफ्ज कहलाएगा, अगर वेट दे के इकट्ठी करेंगे तो वेटेड एग्रीगेट। यहां नजर आ रहा है एवरेज करनी है, दूसरे मेथड में एवरेज करनी है लेकिन किसी को वेटेज नहीं देनी, और यहां पर भी एवरेज ही यूज हो रही है लेकिन वेटेड के साथ। तो एक्चुअली ये जो स्लाइड है, ये समझ लें आपकी पूरे चैप्टर का रोड मैप है। सिंपल, देन कंपोजिट, कंपोजिट में वेटेड अनवेटेड, वेटेड में 2 और अनवेटेड में 2, पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में हमने क्या करना है, ठीक। अब कुछ थोड़ी सी नोटेशन आपसे शेयर करते हैं, सम इंपॉर्टेंट नोटेशन। मैंने कह दिया कि जब कंपैरिजन करना है तो किसी साल के साथ जरूर करना है, उस साल को हम बेस ईयर डिक्लेयर करेंगे। तो जो बेस पीरियड प्राइसेस होगी, या उस साल की क्वांटिटी होगी, या उस साल की वैल्यू होगी, उसे मैं P नॉट, Q नॉट या V नॉट से लिखा, यानी कि नॉट लिखा करेंगे हम। P नॉट, P फॉर प्राइस, आप कहेंगे किस साल की है, नॉट है, बेस ईयर है, जो भी उसने डिक्लेयर किया होगा। 2018 इज द बेस ईयर, तो 2018 में जो पेट्रोल की प्राइस होगी, नोटेशन के साथ मैं लिख दूंगा ये P नॉट है, दिस इज द प्राइस ऑफ अ बेस ईयर। द अदर पीरियड्स दैट इज द करंट, जिनका कंपैरिजन करना हो, कहता हूं उनको आप N के साथ लिख दें। तो 2 नोटेशंस आ गई, जिसके साथ नॉट लिख देंगे हम, वो बेस ईयर की कीमतें होंगी, और जिसके साथ N लिख देंगे वो करंट ईयर की कीमत होगी। इंडेक्स नंबर्स को किससे लिखेंगे, इंडेक्स नंबर्स को हम प्राइस रिलेटिव्स भी कॉल करेंगे, और नोटेशन लिखेंगे P फॉर प्राइस, नॉट और N, कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर विद बेस ईयर। और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब है कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर विद बेस ईयर, क्वांटिटी कंपैरिजन। और ये अगर ऐसे लिख दिया जाए तो वैल्यू। तो ये एक नोटेशन है जिसमें कह दिया जाता है इस साल का इसके साथ कंपैरिजन, इस साल का इसके साथ, प्राइस का हो तो प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी का हो तो क्वांटिटी इंडेक्स। तो ये नोटेशन हमने डिस्क्राइब कर ली कि अगर मेरे पास 3-4 साल हैं, एक उसमें बेस ईयर एग्जामिनर कहता है, उसके डेटा को यानी कि उसकी प्राइस को, उसकी क्वांटिटी को मैं नॉट के साथ, और बाकी जितने भी आती जाएंगे मैं उसको N के साथ जो है वो हम लोग लिख लेंगे। मेथड्स ठीक हो गया जी, नोटेशन भी क्लियर होगी हमें, इंडेक्स नंबर्स का पर्पस भी क्लियर हो गया, इंडेक्स नंबर्स की नोटेशन भी क्लियर हो गई। अब आगे कैलकुलेशन। इंडेक्स नंबर को हम 2 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, वन इज कॉल्ड फिक्स बेस मेथड and other one is called chain based method. There are 2 methods to calculate the
इंडेक्स नंबर। अब देखिए हर जगह मैंने पी का जिक्र किया हुआ है, क्यू का होगा तो क्यू लगा दीजिएगा, इसमें क्या हर्ज है। तो आपने यही फार्मूला याद करना है, क्योंकि इंडेक्स नंबर्स को प्राइस रिलेटिव्स भी कहते हैं और इंडेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट एन से। बड़ा ही सिंपल सादा सा फार्मूला, वो क्या है, किसी भी क्वांटिटी का कंपैरिजन रिक्वायर हो विद रेफरेंस टू द बेस ईयर, तो क्या करें, उसी की कीमत, उस साल की कीमत न्यूमिनेटर में रख लें और डिनोमिनेटर में रख दें उसी कमोडिटी की कीमत बेस ईयर में, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, परसेंटेज में आ जाएगा। प्राइस को पी से लिखते हैं, गिवन ईयर या करंट ईयर को एन से लिखते हैं, प्राइस को पी से लिखते हैं, बेस ईयर को नॉट से लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कौन सा मुश्किल फार्मूला, पी नॉट ओवर पी एन मल्टीप्लाई बाय 100, करंट ईयर प्राइस ओवर बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। आप कह जी करंट ईयर तो 5-7 होंगे, तो हर साल का ही तो कैलकुलेट करना है। हाँ, किसी साल हो सकता है वैल्यू ज्यादा बड़ी हो, किसी साल कम बड़ी हो, हर करंट ईयर का डिफरेंट इंडेक्स नंबर आएगा, हर करंट ईयर का। जिस साल का कैलकुलेट करना, बस उस साल की कीमत ऊपर रख दें, बेस ईयर की कीमत नीचे रख दें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, उस साल का इंडेक्स नंबर आपके पास आ जाएगा। चेन बेस मेथड में क्या होगा, चेन बेस में आप चलो आपको 2 स्टेप टोटल करने होंगे, ये एक ही स्टेप में आ जाएगा, ये सिंपल एक ही स्टेप में सारी की सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसमें आपको 2 स्टेप करने होंगे। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। कभी एग्जाम में एग्जामिनर सिर्फ लिंक रिलेटिव पूछता है। अब लिंक रिलेटिव क्या है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन गिवन ईयर। अगर मैं ऐसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लूं, 18 मेरे पास बेस ईयर है, 19, 20, 21 मेरे पास गिवन ईयर है। किसी भी साल का आपको लिंक रिलेटिव्स बनाना है, नोटेशन एन, और लिंक रिलेटिव्स का मतलब है उसका प्रीवियस ईयर, ये सिर्फ नोटेशन है, n-1 उससे पिछले वाला 1। अब क्या बन गया, फर्क क्या आ गया, यहां नॉट था बेस और यहां क्या है प्रीवियस, बस यही फर्क है। देखें, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन गिवन, इधर भी वही था, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन बेस, लेकिन इधर क्या प्रीवियस, उससे पिछले वाला, बस यही फर्क है। नोटेशन में गिवन और इधर था बेस और इधर था प्रीवियस, मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये लिंक रिलेटिव सिर्फ आए हैं। क्या, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन अ गिवन ईयर ओवर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन इट्स प्रीवियस ईयर, उससे पिछला साल। अब देखिए 20 से पिछला 19 है, 19 तो बेस नहीं है ना, 21 से पिछला 20 है, ये तो बेस नहीं है, 20 से पिछला 19 है, ये तो बेस नहीं है। तो आप हर दफा बेस ईयर तो नहीं आ रहा, प्रीवियस ईयर आ रहा, तो इसको हम कहते हैं लिंक रिलेटिव्स। फिर लिंक रिलेटिव्स को हम एक्चुअली चेन रिलेटिव्स में बदलेंगे, यानी कि चेन बेस मेथड से हम अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे, इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। वो क्या है, लिंक रिलेटिव्स ऑफ करंट। बस जरा फार्मूला एक दफा देख ले, आपको अभी इसकी प्रॉपर समझ नहीं आएगी क्या लिखा हुआ, लेकिन जब मैं करूंगा ना न्यूमेरिकल तो बड़ा क्लियर होगा। बहरहाल ये एक फार्मूला है, याद रखना है कि जो लिंक रिलेटिव्स हैं वो बाद में कन्वर्ट करेंगे तो चेन रिलेटिव जब बनेंगे, और ये जो चेन रिलेटिव होगा ये प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाएगा। उसमें डायरेक्टली फिक्स बेस में एक ही स्टेप के बाद आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा लंबा चक्कर लगाएंगे, आप कहेंगे क्या फायदा, वही आंसर आएंगे, वही आएंगे, तो फायदा क्या चक्कर को लंबा लगाना, भी चक्कर लंबा लगाएंगे कुछ और भी तो होगा ना। लाइक आपने लाहौर जाना है, ओके, आप कहते हैं यार लाहौर जाना है, शेखपुरे में भी काम है, मैं कहूंगा नहीं यार चक्कर लंबा लगेगा, भाई फायदा भी तो है ना, आपको एक्स्ट्रा काम भी तो करेंगे ना, शेखपुरा से होके जाएं, वो भी काम कर लें, वो भी कर लें, चक्कर तो एक ही है, पहुंच तो गए लाहौर, एक्स्ट्रा काम भी किया ना। तो ये चक्कर जरूर है 2 स्टेप वाला, लेकिन कोई बेनिफिट भी तो होगा ना इसमें, वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो पहले मेथड में नहीं मिलेगी। आप कहें जी फर्ज करें ये भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो पहला मेथड तो डायरेक्ट लाहौर पहुंचाता है, ये शेखपुरा से होके लाहौर पहुंचाता है, तो 2 काम हो गए ना। तो बस यही इसमें फायदा है। तो देयर आर 2 मेथड्स, वन इज फिक्स्ड बेस, अदर वन इज चेन बेस। हमने कौन सा डिसाइड करना है, एग्जाम की कंडीशन देख के, वो आपसे इंफॉर्मेशन डिफरेंट पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए ये लिंक रिलेटिव फिक्स बेस में नहीं मिलेगी, ये चेन बेस में ये इंफॉर्मेशन जरूर आएगी, आपने इस मेथड से हम सॉल्व कर देंगे। एक एग्जांपल करते हैं, मैंने बोला ना एग्जांपल बड़ी सिंपल सी हैं।
द फॉलोइंग टेबल शोज द प्राइसेस ऑफ कॉटन। ये कॉटन की, रुई की कीमतें बताई गई हैं कि 1984 में, 1984 में प्राइस जो थी इस कॉटन की पर केजी 70 रुपए थी, 85 में बढ़ गई, 50 कम हो गई, 50, 86 में 60, 87 में 70, फिर कम होगी 60, फिर बढ़ गई 80। कहता है कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर, ताकि पता चले प्राइसेस कैसे अप डाउन जा रही हैं। जा तो रही हैं, लेकिन किसको रेफरेंस बनाया है? टेकिंग 1984 एज बेस, बता दिया उसने कि दिस वन इज योर रेफरेंस ईयर, बेस ईयर आर द रेफरेंस ईयर। अब ये प्राइस इंडेक्स नंबर है क्योंकि प्राइसेस दी गई हैं, ये सिंपल इंडेक्स नंबर है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉटन है और कुछ नहीं है, दूसरा आइटम है ही नहीं इसमें, तो ये सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर है। कंपोजिट भी हो सकता था ना, अगर वो कहता ये कॉटन है, ये वीट है, ये बार्ले है, ऐसे करके, तो मैंने कहना था ये तो ज्यादा हो गया, ये तो कंपोजिट चले गया। अब फिलहाल ये सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर। आपने वर्टिकल लिख लेना, एग्जाम में आए भी तो ईयर्स को वर्टिकल लिख देना है, आगे प्राइस लिख देनी है। अलहदा अलहदा फार्मूला क्या करना है? सिंपल इज दैट जो बेस ईयर हो, बेस ईयर, उसकी कीमत को आपने डायरेक्टली इंडेक्स नंबर में 100 लिख देना है। परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100। फिर 1985 का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। 50 वैल्यू इन करंट ईयर ओवर 70 वैल्यू इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, 71.43 आ जाएगा। नेक्स्ट 60 अगेन 70 बाय 100, 85 आ गई, 85.71, 87 में 100, 60 में लास्ट वन 80 अगेन डिवाइडेड बाय 70 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला क्या था? जिसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू न्यूमिनेटर में, बेस वैल्यू डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100 और इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अच्छा जी, मैंने आपको याद करें कि मैथमेटिक्स में एक कैलकुलेशन बताई थी, वो 2 स्टूडेंट थे, उनके मार्क्स की मैंने कुछ बात की थी। फर्ज करें अली जो है उसने 70 मार्क्स लिए और बाबर के 50 नंबर आए हैं, और मैं अगर आपको ये कहूं रिप्रेजेंट बाबर मार्क्स एज परसेंटेज ऑफ अली मार्क्स। याद है वो आर्टिकल, वो मैथमेटिक्स में मैंने एक छोटा सा आपको एक कैलकुलेशन करवाई थी। रिप्रेजेंट बाबर्स मार्क्स एज अ परसेंटेज ऑफ अलीज मार्क्स। बाबर के मार्क्स को आपने प्रेजेंट करना है, तो बाबर के मार्क्स हैं 50 एज अ परसेंटेज ऑफ अलीज मार्क्स, अली के मार्क्स हैं 70 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसका अगर आंसर आपके पास आ रहा है 71 पॉइंट, ज़ाहिर परसेंटेज साथ लगाएंगे, 71.43%। अब कोई इसको इंटरप्रेट कर सकता है बाबर मार्क्स एज अ परसेंटेज ऑफ अलीस मार्क्स विच इज 71.43%? करेगा कौन करना चाहेगा इसे? देखें, उस वक्त जब मैंने आपको ये प्रॉपर्ली आर्टिकल करवाया था तो मेरा ख्याल 5-6 लोगों ने बड़ा सही इंटरप्रेट किया था। अब वो 10 दिन हो गए, बस भूल गए। मुश्किल हो गया ना कि ये तो बड़ा मुश्किल है जी, इसका क्या मतलब है? उस वक्त तो बड़ा आसान था। जब पढ़ते हैं तो आसान है, जब थोड़ा देर कर देते हैं तो मुश्किल बनता है। जी अब्दुर्रहमान सर, इसका मतलब है कि अगर हम टोटल मार्क्स ले अली के, यानी अगर टोटल मार्क्स हम 70 हैं तो बाबर के लिए 71% मार्क्स हैं। सॉरी, अली के कितने हैं? अगर अली के 70 मार्क्स हैं और हम उनमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी अली के टोटल मार्क्स गिन रहे हैं, ये टोटल मार्क्स अली के हैं, अली के फुल 100% मार्क्स आए हैं, तो बाबर कितने परसेंट मार्क्स आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा देखो, अली के नंबर तो बाबर से वैसे ही ज्यादा है। अगर हम अली के गने अली के मैक्सिमम मार्क्स हैं, ऐसे ज्यादा मार्क्स मतलब 100% मार्क्स हैं अली के। नहीं, ऐसे नहीं है, परसेंटेज ज़हन में रखें।
चले मैं किसी और से पूछता हूँ। जी हारून। सर अली के मार्क्स के हिसाब से बाबर की परसेंटेज 71.43 बनती है। अली के कितने हैं? अली के सर 70। नहीं, अगर अली के 70 है तो बाबर के 71 कैसे हो सकते हैं? बाबर तो वैसे ही अली से 20 नंबर कम ले रहा है। सर नहीं सर, जो बेसिकली अली के मार्क्स के हिसाब से बाबर की जो परसेंटेज बनती है वो 71.43% है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चलो बाबर के तो आपने मुझे बता दिया 71.43, आप वैसे कह रहे हो बीच में अली के नंबर कितने हैं? अली के कितने नंबर हो तो बाबर के 71 नंबर है, ऐसे चले मैं जरा सिंपल कर रहा हूं। अली के सर, अली के सर अगर शाबाश, अली के परसेंटेज लगी हुई आगे। जी सर। हाँ सर अली के अगर क्या नाम है 70 नंबर ही हो, अगर 70 नंबर ही हो, नहीं अगर 100% कर लें, अगर 100% हो, 100% कह रहे हैं ना, 100 मैं बोल तो रहा हूँ, परसेंटेज लगी हुई है। If Ali got 100 marks, then Babar got 71.43 marks. तो इससे मुझे क्या अंदाजा हुआ कि बाबर के नंबर अली से कम हैं? एक तो मुझे ये पता चला, और दूसरा ये जो मैंने कैलकुलेशन की है कि ये मैंने कैलकुलेशन की है कितने परसेंट कम है, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 29% बाबर के नंबर अली से कम है। कम ज्यादा की बात तो हमने ऊपर से भी नजर आ रहा था, 20 नंबर कम है। अब फिर देखें ये अगर एफएससी के टोटल होते तो फिर मैंने कहना था ठीक है जी एक ही तरह के नंबर है, 20 नंबर ही बस कम है, बड़ा करीब करीब है। लेकिन ये अगर किसी एक सिंगल पेपर के होते तो फिर मैंने कहना था बड़ा फर्क है जी। तो हम भी अब एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं कि कीमतें 20 रुपए का कम ज्यादा होना ज्यादा होता कि नहीं। जैसे ये 20 रुपए कम हुई है, वही ना 70 से 50 पर आई है, आपके जो 20 रुपए का फर्क पड़ा है। अगर ये सोने की कीमत होती तो फिर तो मैंने कहा तो कोई फर्क नहीं, 20 रुपए सोना सस्ता होगा, ये कौन सी बात है। लेकिन अगर ये पेट्रोल की कीमत है तो 20 रुपए बहुत बड़ा नंबर है। याद है ये उस वक्त भी मैंने ये डिस्कशन की थी। तो इस चीज को हम एब्सोल्यूट में नहीं करेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जी 20 रुपए कम हुई, 10 रुपए कम हुई, 5। मैं कहूंगा 100 को बनाओ, सबको 100 बनाओ, चाहे वो 50,000 की चीज क्यों ना हो, आप उसे 100 बनाओ। अब बताओ कितने परसेंट, कैसे? देखें, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी, याद है ना, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होती है उसे हम समझते हैं 100, और जो आंसर आता है वो उस वैल्यू का आंसर आता है। अब देखें क्या ये फार्मूला क्या बना हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या है, बेस ईयर। तो जो बेस ईयर की कीमत 70 की बजाय फर्ज करें वो 100 है, तो फिर करंट ईयर की कीमत ये 50 की बजाय ये 71.43 बनती। फायदा क्या हुआ, मैं फौरन कह दूंगा कि in 1985 the cotton prices decreased by 29%, not rupees, as compared to cotton price in 1984। पता चल गया 29% जो कीमत थी वो कम हो गई। 1986 15% prices less as compared to 84, but about in 1987 same as in 1984। देखें 70 और 70 सेम ही है। Then 1988 15% less as compared to 84, and what about 1819 14 or round about 15% more, yes more होगी ना, ये 80 पे चला गया, as compared to 9। तो मैंने सबका 1984 के साथ कंपैरिजन किया एक बात। लेकिन वो जो इंक्रीज या डिक्रीज की मैंने बात की वो मैंने एब्सोल्यूट नंबर में नहीं कहा 20 रुपए 30 रुपए, वो इसलिए नहीं फायदा होता कि मैं कहूँ जी अच्छा जी एक आइटम है उसकी कीमत 20 रुपए बढ़ गई, आपने कहा बहुत बड़ी, मैंने कहा वो सोना था, आपने कहा कुछ भी नहीं, देखा ना। तो इसकी बजाय हमने कहा हमारे ज़हन में हर कोई 100 है। पेंसिल अगर 1 रुपए की है वो भी 100, सोना अगर 1 लाख रुपए का है वो भी 100। हाँ अब बताएं 20 रुपए कितने परसेंट बनता है, तो सोने में वो 0.00001% बनेगा, पेंसिल में वो बहुत बड़ा नंबर बनेगा। तो ट्रू कंपैरिजन होगा कि हमने हर चीज को 100 में बदला। तो आप समझ लें कि सिर्फ ये वही चीज है, वही जो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, इंडेक्स नंबर वही बनाओ। क्यों? जब आप दो क्वांटिटीज की रेशो लेते हो परसेंटेज में करने के लिए, तो जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आपने रखी होती है उसे आप 100 कहते हो, और जो न्यूमिनेटर जो आंसर आता है समझ ले वो न्यूमिनेटर का आता है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। डिनोमिनेटर में मैंने बेस ईयर रखा हुआ है, तो इफ prices in 1984 is 100, देखें 100 है, then prices reduced to 29% in 84, 15% in 86, and then same as in 84
15% in 88 and then increased by 15% in 1989. बड़ा एक आपको पैटर्न कंपैरिजन हो रहा है कि जी कितने परसेंट कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं या कम हो रही। आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर टेकिंग एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर एज बेस। अब रेफरेंस प्राइस तो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसे बेस प्राइस भी कहते हैं। वो कभी ना एग्जामिनर खुद अपने पास से दे देता है, कहता है कंसीडर दिस प्राइस एज अ रेफरेंस प्राइस। हमें एक करंट प्राइस चाहिए, एक हमें बेस प्राइस चाहिए। कभी वो बेस प्राइस एक साल की बता देता है, जैसे पहली एग्जांपल में था। कभी वो बेस प्राइस अपने पास से बताता है, वो कहता है कंसीडर 83 एज अ बेस प्राइस या रेफरेंस प्राइस। और इस जगह उसने कहा है कि रेफरेंस प्राइस या बेस प्राइस आपने कौन सी लेनी है, तमाम प्राइसेस की आपने एवरेज कर ले, जो वो वैल्यू बने वो बेस प्राइस है। ठीक, आप पहले तमाम की एवरेज कर लेंगे, इनको ऐड करें 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दें तो ये एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द ईयर्स बनती है, जो कि 65 आती है। तो 65 इज द बेस प्राइस विच इज द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द ईयर्स विच इज 65। और अब ये जो कैलकुलेशन हम करेंगे सबकी बेस पे बस 65 रखना है आपने, बिकॉज दिस वन इज नाउ द बेस प्राइस। अब पहले साल की भी कैलकुलेट कर सकेंगे, 70 इंटू 65, निचले के लिए 50 इंटू 65, बस अब सबके लिए बेस प्राइस जो है आप समझ लें 65 है। पहले सबके लिए बेस प्राइस जो थी वो फर्स्ट ईयर प्राइस थी, दैट इज 70। अच्छा, चूंकि इसमें कोई एक साल की प्राइस एज अ बेस प्राइस नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि प्राइसेस इंक्रीज एज कंपेयर टू, क्योंकि अब कंपैरिजन के लिए कोई एक साल तो है नहीं, वो तो 6 सालों की प्राइस है। बस इतना जनरली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए, नेट शेल देखा जाए, तो 89 में तमाम 6 सालों के दरमियान कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है 23%, और सबसे कम जो कीमत हुई है वो 85 में थी। अब एज कंपेयर टू, जाहिर है कि मेरे पास कोई सिंगल वैल्यू तो है नहीं कंपैरिजन करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इन ड्यूरिंग दिस 6 ईयर द हाईएस्ट इंक्रीज इज इन 89, और अगर परसेंटेज बताएं तो राउंड अबाउट 23%, एंड हाईएस्ट डिक्रीज इज इन 1985 विच इज राउंड अबाउट 24%। ठीक है ना। तो बताना ये था कि रेफरेंस प्राइस हमें एक्चुअली जरूर रिक्वायर होती है, वो किसी एक साल की भी हो सकती है, और वो एक से ज्यादा सालों की एवरेज, या एग्जामिनर अपने पास से भी बेस प्राइस हमें जो है वो दे सकता है। अब नेक्स्ट वन है कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग चेन बेस्ड मेथड। उसने मेंशन किया हुआ है। अब चेन बेस्ड मेथड में हमें 2 स्टेप करने हैं। पहले हमें लिंक रिलेटिव्स बनाना है, फिर लिंक रिलेटिव्स को चेन रिलेटिव्स में हमने बदलना है। तो पहले हम बनाएंगे इसका लिंक रिलेटिव्स। लिंक रिलेटिव्स कैसे बनेगा? लिंक रिलेटिव्स, प्राइस ऑफ ईच ईयर डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये लिंक रिलेटिव्स बनेंगे, लिंक रिलेटिव्स बनेंगे। अब पहले का तो प्रीवियस ईयर है ही कोई नहीं, तो यस पहले का तो लिंक रिलेटिव नहीं बनेगा, मैंने डैश लगा दिया, बिकॉज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट बिकॉज देयर इज नो प्रीवियस ईयर। अब दूसरे का लिंक रिलेटिव 50 डिवाइडेड बाय 70, बिकॉज 50 का प्रीवियस जो है वो 84 है, वो देखिए 50 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100 71.43। लेकिन 86 का जब आप लिंक रिलेटिव्स बनाओगे, चेन रिलेटिव तो 60/70 बनना था, सॉरी फिक्स बेस में, लेकिन लिंक रिलेटिव्स में 60/50, तो 60/50 इंटू 100, 70 के लिए 60 आ जाएगा, 70 के लिए 60, और इसी तरह 80 के लिए 60, 80 के लिए 60। तो ये सारे क्या आ गए? लिंक रिलेटिव्स। अभी इंडेक्स नंबर नहीं कैलकुलेट हुआ, अभी हाफ कुक हुआ है, अभी आधा रास्ता तय किया है, पहला स्टेप हुआ है, लिंक रिलेटिव्स हमने फाइंड कर लिए। अब इन लिंक रिलेटिव्स को चेन रिलेटिव्स में कैसे कन्वर्ट करना है? फार्मूला, अब जो वो मैंने कहा था ना, वो प्रीवियस फार्मूला नजर आएगा, वो मैंने वही लिखा हुआ, क्या? चेन रिलेटिव्स ऑफ प्रीवियस, पिछले, मल्टीप्लाई लिंक रिलेटिव्स ऑफ करंट, उस साल की जिस साल की हम बात करेंगे, प्रीवियस उससे पिछले साल की, एंड डिवाइडेड बाय 100, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाएंगे, एंड डिवाइडेड बाय 100, इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट हम कर लेंगे। अब जब आप इंडेक्स नंबर आप कैलकुलेट कर लेंगे, अब देखें अगेन 1984 एज अ बेस है। जो बेस ईयर होता है
उसका तो इंडेक्स नंबर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट आपने 100 लिख देना है। आल्दो इसका लिंक रिलेटिव पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 1984 जो है वो एज अ बेस ईयर है, तो इसका तो इंडेक्स नंबर, अब ये इंडेक्स नंबर आ गया ना चेन बेस मेथड से, ये इंडेक्स नंबर्स हैं बाय चेन बेस मेथड। 100 क्या कैलकुलेट करना पता है जी 100। अच्छा अब आगे क्या चलेगा, चेन रिलेटिव्स, ये चेन रिलेटिव्स, चेन रिलेटिव इंडेक्स नंबर से किसका चेन रिलेटिव, प्रीवियस, तो इसका प्रीवियस ईयर बनता है ये वाला, क्योंकि इस वक्त हम 85 की बात कर रहे हैं, 85 का प्रीवियस बनता है 84 और उसका चेन रिलेटिव कितना है 100, मल्टीप्लाई लिंक रिलेटिव्स, कौन सा, उसी साल का, उस साल का लिंक रिलेटिव भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 71.43 डिवाइडेड बाय 100, 100 के साथ 100 कैंसिल हो गया और ये आंसर हमारे पास है। अब ये चेन चलती जाएगी, चेन रिलेटिव्स ऑफ प्रीवियस, क्योंकि अब इसकी कैलकुलेशन करने लगे हैं, इसका प्रीवियस ये है, इसका चेन रिलेटिव कितना है 41.73, लिंक रिलेटिव्स ऑफ करंट 120 डिवाइडेड बाय 100 85.72, फिर 85.72 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय दिस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, फिर 100 चूंकि प्रीवियस है 85.7 उसका करंट है, एंड देन और इसी तरह से ये फाइनली। अच्छा सबसे पहले तो ये चीज नोट करें, आल्दो ये 2 स्टेप करने पड़े, ये पहले शेखुपुरे जाना पड़ा फिर लाहौर जाना पड़ा, लेकिन पहुंच गए हम लाहौर, ठीक ठाक पहुंच गए। ये देखें क्या सेम ही नहीं आ रहा, सॉरी ये वाला था, आंसर तो सेम ही है, 100 वो भी 100, ये देखें 71.43 71.43 85.71, ये थोड़ा सा राउंडिंग का फर्क है यानी कि कैलकुलेशन का, अदरवाइज ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल वही आ रही, जस्ट अ लिटिल बिट चेंज ऑफ राउंडिंग। पहुंच गए, लाहौर ही पहुंचे हैं हम, ठीक ठाक तरीके से पहुंचे, तो आप कहेंगे इतना लंबा चक्कर क्यों लगाना था, यस। अब ये इसका क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, अब एक तो ड्यूरिंग एग्जाम एग्जामिनर आपको कह सकता है फाइंड द लिंक रिलेटिव्स, वो तो फिर आपको सिर्फ एक स्टेप करना है, ये वाला पता तो होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं। या दूसरा एग्जामिनर आपको क्या कहता है, कहता है कंसीडर दिस लिंक रिलेटिव्स, यानी कि ये कॉलम दे देता है और कहता है कन्वर्ट इनटू चेन रिलेटिव्स। अब क्या करेंगे, डेटा तो दिया ही नहीं हुआ उसने लिंक रिलेटिव्स आपको दिए हुए, कहता है इस लिंक रिलेटिव्स को अब बस आप चेन रिलेटिव्स में बदल दें। तो अब क्या करना है, तो जाहिर है फिर यही वाला फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। अब इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज एक्चुअली क्या है, समझ लें इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, समझ आ जाएगा। 20%, क्योंकि 100 से ज्यादा ना 20% कॉटन की कीमत 86 में ज्यादा हो गई, 20% कॉटन की कीमत 86 में ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू, यही मसला है सिर्फ, नीचे देखे कौन है प्रीवियस ईयर, एज कंपेयर टू 85 नॉट 84 नॉट बेस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर कंपैरिजन है। 87 में 16% कीमतें कॉटन की बढ़ गई, 16% बढ़ी एज कंपेयर टू 86 पिछले साल की निस्बत। 88 में 15% कम हो गई एज कंपेयर टू 87 उससे पिछले साल की निस्बत, और इसमें 33% ज्यादा हो गई 89 में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और ये वो एनालिसिस है जो कि फिक्स बेस मेथड में कहीं नहीं है, यानी कि हर साल का आप बेस ईयर के साथ तो कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन हर साल का प्रीवियस ईयर कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। ये वो एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि अगर आपने किया है तो इसका बेनिफिट भी ये है कि वी कैन कंपेयर एवरी ईयर विद इट्स प्रीवियस ईयर, एंड इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू कंपेयर ऑल द प्राइसेस विद द बेस ईयर, वी कैन अचीव दिस टारगेट बाय कन्वर्टिंग लिंक रिलेटिव्स टू द चेन रिलेटिव्स। जबकि यहां पर डायरेक्टली आप टारगेट तक तो पहुंच जाते हो, लेकिन ये बेनिफिट आपको यहां से नहीं मिलता इफ वी वांट टू कंपेयर। अब एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच इंडेक्स नंबर मेथड कंपेयर एवरी ईयर प्राइस विद इट्स प्रीवियस ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड टू कंपेयर विद बेस ईयर एज वेल, तो चेन बेस मेथड। क्योंकि जो फिक्स बेस मेथड है उसमें आप एवरी ईयर विद प्रीवियस ईयर कंपैरिजन नहीं कर पाते, उसमें सिर्फ और सिर्फ एवरी ईयर विद बेस ईयर कंपैरिजन जो है वो आपके लिए। ठीक है जी। अब ये जो अगली एग्जांपल है
कैलकुलेट द सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। एग्जांपल नंबर 2, आपने ना इसको जरा थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, सिर्फ 2 साल है, उधर 5 साल थे। ये बेस है और ये करंट है, बस एक ही साल है करंट, 5 की बजाय सिर्फ 1 है। लेकिन मसला क्या है, आइटम 1 2 3 4 5 है, पहले कॉटन था अब ये 5 है। देखिए मैंने आपको नोट करना है कि मैंने इसको किस तरह से परफॉर्म किया। ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर की एग्जांपल है, तो आपने इसको जरा रीड करना है, ठीक है जी। बाकी फिर इंशाल्लाह कल आपने प्रॉब्लम नोट कर रखने हैं और नेक्स्ट कल जो है आपने मुझसे पूछने हैं कि जी हमने ये नोट किया।